Dear students, in this chapter, I have discussed story of loss of cotton textile to India. That in India, many weavers they faced loss due to many industries and factories set up in the Britain, and for that, many weavers they became unemployed. Many weavers they died of starvation because they were not getting proper food, proper wages. And in that case, we Indians suffered a lot because we were colonized under the British government. अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट होती तो शायद वो हमारे बारे में सोचते, but they were foreigners, so they thought about only their profit. अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा उन्होंने. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था एक टाइम ऐसा आया जब ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर दी. वो भी इसलिए क्योंकि उनको लॉस ना हो. इन एट दैट टाइम some people they got employment opportunities and they got right some kind of work in different kind of factories. ठीक है. तो अब हमने उसी के बारे में बताना है कि आफ्टर 50 इयर्स या आने वाले टाइम पीरियड में कैसे सिनेरियो चेंज हुआ. चेंज सिनेरियो से क्या लोगों को कुछ हेल्प मिली, और अगर इंडस्ट्रीज थी तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, तो उन इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बताना. ठीक है. तो मैंने आपके साथ कल एक टर्म डिस्कस की थी, औरंग. ठीक है. व्हाट वाज औरंग? हाँ जी गुरकरण, व्हाट वाज औरंग? आपको पता होना चाहिए, मैंने जरूर पूछना है, आपको पता होना चाहिए बेटा जो हमने. ओके. वेयर हाउस. हाँ जी वानी. अदर देन दिस और क्या था औरंग? वेयर गुड्स वर स्टोर्ड. एंड व्हाई हमने ये टर्म क्यों पढ़ी है? बिकॉज many workers they worked in these kind of workshop, they became unemployed. Then अगर कोई unemployed होता है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस टाइम पीरियड में लोग अपनी जो एग्रेशन है, अपना जो भी उनके ग्रजेस हैं, वो गवर्नमेंट को बताते हैं. तो उन्होंने भी उस टाइम पीरियड में दे रोट लेटर्स, दे साइन पेटिशंस. पेटिशन का मतलब होता है रिटर्न रिक्वेस्ट, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया. जैसे मैंने आपकी बुक में बताया कि आपकी बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेटर्स दिखाई गई हैं. ठीक है. तो अब हमने पढ़ना है 1830 के बाद का टाइम पीरियड. राइट अबाउट 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इन इंडिया. ये आपने टर्म पीरियड यहां से याद रखना है कि 1830 ये वो टाइम पीरियड था. इस टाइम पीरियड में अब ब्रिटेन से कॉटन टेक्सटाइल यानी कि रेडीमेड कॉटन जो है वो इंडिया में आना शुरू हो गया. और कॉटन टेक्सटाइल जब इंडिया में आना शुरू हुआ तो हमारे इंडियंस ने उसको खरीदना शुरू कर दिया बजाय कि इंडियन क्लॉथ को खरीदते. तो आप ये सोचो कि उस टाइम पर में स्वदेशी इतना पॉपुलर नहीं था. आज हम कहते हैं मेड इन इंडिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, लेकिन उस टाइम पीरियड में हमारे जो यूथ थे दे वर फैसिनेटेड. फैसिनेटेड का मतलब होता है वो फॉरेन क्लॉथ को देखकर बहुत खुश होते थे. एंड वहां अपने कॉलोनियल मास्टर्स जो उनके ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं उनके जो बॉस होते थे या जो उनके हेड होते थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए वो उनकी तरह दिखना चाहते थे. So that's why many people they started buying which cloth? Indian और ब्रिटिश में ब्रिटेन की मिल्स में जो बना हुआ क्लोथ था, they started buying that cloth. तो ये भी एक लॉस था हमारे इंडियंस के लिए कि हमारे इंडियंस अपने ही इंडियंस का साथ नहीं दे रहे थे. they were buying वेस्टर्न क्लोथ. ठीक है. एंड रूरल जो वुमेन थी जो विलेज एरियाज में काम करती थी, जो पहले चरखा तकली उस पे काम करती थी, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, उनको लॉस हुआ. देन स्टिल हैंडलूम इंडस्ट्री वाज देयर. हैंडलूम इंडस्ट्री का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो हाथ से बनाई जाती हैं. जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो नीडल से ही किया जाता है. ठीक है. या फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी साड़ीज हैं, सिल्क साड़ीज हैं, वो मशीन मेड नहीं होती. या फिर कांचीवरम साड़ीज हैं या बेंगलोर की जो साड़ीज हैं वो आज भी हाथ से बनती हैं, हैंडलूम पे बनती हैं. हैंडलूम इंडस्ट्री क्या होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये. अब ये क्या होता है? ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मशीन से नहीं बल्कि लूम. लूम का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे जिनको लूम का नहीं पता बेटा, लूम क्या होता है? एक वुडन फ्रेम होता है. जैसे ये रूम है, इस रूम में प्रॉपर जितनी साड़ी होती है ना, साड़ी कितने मीटर होती है, कितनी लॉन्ग होती है, उतना प्रॉपर वुडन फ्रेम लगाया जाता है. और थ्रेड जो है ऊपर थ्रेड लगाया जाता है. और नीचे क्या होता है? एक वुडन फ्रेम होता है. उस वुडन को पुल करना पड़ता है. जितनी बार उसको पुल करेंगे थ्रेड आपस में निकल होंगे. जैसे आपकी मम्मा स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर बुनने के लिए इनको 2 सिलाइयां चाहिए होती है, उसमें पूरा स्वेटर बन जाता है. ठीक है. तो ऐसे ही ये जो पूरा लूम होता है, इस लूम पे वुडन फ्रेम होता है
सिल्क के थ्रेड होते हैं और उन जो उसको जब पुल किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो साड़ी का डिजाइन बनना शुरू होता है। और ऐसे डिजाइन को मशीन इमिटेट, मशीन कॉपी नहीं कर सकती। आज भी अगर आप वहां पे जाओगे ना, हैदराबाद जाओगे, बेंगलोर जाओगे, वहां की हैंडमेड साड़ीज अभी भी इतनी वो कॉस्टली भी होती है और फेमस भी बहुत। कुछ लोग अभी भी हैंडमेड क्लोथ्स जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। अब देखा जाए मार्केट में दो तरह के स्वेटर, कुछ स्वेटर जो है वो आपके मम्मा जो है बुनते हैं, वो घर में तैयार होते हैं, कुछ मार्केट में। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हैंडमेड स्वेटर, क्योंकि उसमें वार्म वो ज्यादा होती। रेडीमेड स्वेटर इतने वार्म नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या है, जो हैंडमेड स्वेटर्स होंगे उनका डिजाइन यूनिक होगा, लेकिन रेडीमेड स्वेटर जो है वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मे बी सपोज आपने वो डाला है, उसने भी डाला, उसने भी डाला, डिजाइन सेम होगा। तो कुछ लोग कॉमन चीजें नहीं पहनना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा स्पेशल डिजाइन अलग हो, तो डिजाइनर क्लोथ जो है वो स्पेशल स्टिच करवाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में भी हमारी कंट्री में एक तरफ जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने क्लोथ, अपने टेक्सटाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे इंडिया में हैंडलूम इंडस्ट्री भी थी, कहीं ना कहीं वो भी सफर कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमने बताना है सेंटर्स, मेन सेंटर्स आपने बताने हैं कि हमारी कंट्री के मेन सेंटर कौन से थे। लेट 19th सेंचुरी के सेंटर्स शोलापुर, मदुरा, जहां पे हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, मदुरई सिल्क साड़ीज बहुत फेमस थी। दो मेन प्लेस नाम बताने हैं आपने, शोलापुर एंड मदुरा। मदुरई भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पे सिल्क साड़ीज बहुत फेमस थी। कांजीवरम, आपने शायद नाम सुना होगा, कांजीवरम साड़ीज, इनके बॉर्डर जो है वो हैंडमेड बॉर्डर्स होते हैं, जिनको हाथ से बनाया जाता है, ये मशीन मेड नहीं होते हैं। और जितनी मशीन मेड नहीं होगा उतना डिजाइन यूनिक होगा और उतनी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स जो है वो जितना ज्यादा क्लोथ, जितना ज्यादा रेडीमेड चीजें आ रही थी, मशीन मेड गुड्स आ रही थी, उतना ही हमारी कंट्री में लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहे। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट किया। तब जाकर कहीं जब उन्होंने कन्विंस किया, बॉयकॉट एक टर्म है, टू बॉयकॉट एवरीथिंग। बॉयकॉट करना क्या होता है, किसी चीज को 100% क्या करना, अपोज करना, बॉयकॉट कर देना। तो महात्मा गांधी जी ने इंडियंस को इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की, अर्ज किया कि आपको बॉयकॉट करना चाहिए। किसको, फॉरेन, किसको बॉयकॉट करें, फॉरेन क्लोथ। और किसको बॉयकॉट किया, सबसे ज्यादा टैक्स उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इनकम किस पे अर्न कर रही थी, फॉरेन क्लोथ। तो महात्मा गांधी जी ने लोगों को स्वदेशी, ये 1915 के बाद when महात्मा गांधी जी केम इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो थे, इन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, देन ही केम बैक इन आवर कंट्री। तब जाकर उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को इस चीज की रिक्वेस्ट की कि स्वदेशी मतलब अपनी कंट्री में बनी हुई चीजें खरीदो, बॉयकॉट करो फॉरेन क्लोथ को। और इसमें क्या होता था, बॉर्न फायर, लोग क्या करते थे, ग्रुप में फॉरेन क्लोथ या जो भी उनके घर में वेस्टर्न चीजें होती थी, ग्रुप में आकर बॉनफायर में उसको जलाते थे और ब्रिटिशर्स को क्या शो करते थे कि वी आर नॉट कोऑपरेटिंग यू, एंड अगर हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी आइटम जो कि फॉरेन की बनी हुई है। अगर आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को, हमें फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो, तो हम आपकी चीजों को नहीं खरीदते। तो इस तरह से उस टाइम पे में महात्मा गांधी जी ने लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें। और अगर फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करने के लिए कहा तो महात्मा गांधी जी ने किस पे स्ट्रेस दिया, कौन से क्लोथ पे, खादी, हैंडस्पन। हैंडस्पन का मतलब होता है जो इंडिया का मेन, इंडिया में बना हुआ कपड़ा, जो घर हमारी कंट्री में बना हुआ कपड़ा है, उसको खरीदने के लिए लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया। और आपको पता है खादी क्या बना, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। हमारी कंट्री में लोगों ने उस टाइम पीरियड में जो लीडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया और ये एक नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म का सिंबल बन गया। और इसी पैट्रियोटिज्म के सिंबल को आगे जाकर महात्मा गांधी जी ने चरखा जो है, चरखा को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि चरखा जो है दैट इज सेल्फ हेल्प,
अगर फॉरेनर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हमें खुद अपनी कंट्री में अपना कपड़ा बनाकर उसको बेचना पड़ेगा। तो दैट इज द सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है अपनी हेल्प खुद करो, कि फॉरेनर्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। एंड इसके बाद इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो पार्टी उस टाइम पे में बहुत फेमस थी, जिस पार्टी ने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, दे अडॉप्टेड अ फ्लैग। उन्होंने एक फ्लैग अडॉप्ट किया और उस फ्लैग के सेंटर की जो स्ट्रिप है ना, उस सेंटर की स्ट्रिप में आज के टाइम पर में आप देखते हैं कि उसमें अशोका चक्र है, लेकिन उस टाइम पर में सबसे पहला जो फ्लैग अडॉप्ट किया था, उस फ्लैग में मिडिल स्ट्रिप में किसका सिंबल था? चरखा। चरखा का सिंबल जो है वो हमारी कंट्री के नेशनल फ्लैग आइकॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में, और ये पर्टिकुलर कौन से ईयर में? 1931। बेटा इसको आपने याद रखना, ईयर इन 1931 इंडिया नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड अ फ्लैग। उन्होंने जो फ्लैग अडॉप्ट किया, उस फ्लैग के सेंटर की मिडिल स्ट्रिप में, ये वो फ्लैग नहीं था जो एट प्रेजेंट हमारा फ्लैग, उस टाइम पीरियड में जो फ्लैग अडॉप्ट किया था, उस फ्लैग में मिडिल स्ट्रिप में जो एक आइकन जो है वो प्रिंट किया गया, दैट वाज ऑफ चरखा। चरखा जो है वो किसका सिंबल है? सेल्फ हेल्प, और हम ये कह सकते हैं दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का सारा कॉटन टेक्सटाइल की स्टोरी थी, कि जिससे कि हमारी कंट्री के लोगों में हम ये कह सकते हैं कि देन दे ओपन देयर आईज। ठीक है, तब उनको लगा कि रियली जो फॉरेनर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो हमें लॉस जो है, उनके कारण हमें लॉस हो रहा है, और हम इंडियन से उनको इनकम बढ़ा रहे हैं उनके कपड़ों को खरीद के। और धीरे धीरे इंडियंस ने फिर स्वदेशी के द्वारा जो है वो फॉरेन क्लोथ को खरीदना बंद कर दिया। फिर ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे में ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे। अभी भी अगर ये टाइम है ना 1931, तो वो भी हमारी कंट्री में थे ना, तो वो भी रुक नहीं रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उनकी थी। दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग मेनी इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। अब हमने अपनी कंट्री में कुछ इंडस्ट्रीज का बताना है कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज सेटअप की थी और जिसमें हमारी कंट्री के बहुत से लोगों को काम मिला। ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन द ईयर एंड प्लेसेस। उन प्लेसेस के नेम आपको याद करने हैं। ठीक है, खादी। खादी जो है वो एक ऐसा हैंड स्पन क्लोथ है जिसको हमारी कंट्री में बनाया गया, ये फॉरेन का नहीं, हमारी कंट्री का क्लोथ। चरखा जो चरखा रिप्रेजेंट करता है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब है कि हमें फॉरेन नहीं बल्कि अपनी कंट्री में बना हुआ कपड़ा खरीदना चाहिए, ये मतलब। ठीक है, तो हमारी कंट्री में सबसे पहले कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में सबसे पहले कॉटन मिल सेटअप की, दैट वाज इन 1854। 1854। और कहां पर? बॉम्बे। फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन 1854 इन बॉम्बे। और 1854 के बाद ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, कि पहली जो है वो मिल लगाई, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, उनका टाइम बच गया। पहले वो रॉ कॉटन शिपमेंट फॉरेन कंट्रीज में भेजते थे, अब उनको यहाँ पे बेनिफिट हुआ। और सबसे ज्यादा बेनिफिट पता क्या हुआ? चीप लेबर। चीप लेबर का मतलब क्या है कि ब्रिटेन में अगर उनको एम्प्लॉय करेंगे तो उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया के जो काम लोग थे वो कम वेजेस पे भी काम करने को रेडी हो जाते, और जिसके कारण हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्रीज सेटअप करने में बहुत बेनिफिट हुआ। उनको रॉ कॉटन भी इजीली मिल जाता था कम रेट पे, लेबर भी कम रेट पे देनी पड़ती थी, और बाकी सारा मार्जिन जो था, प्रॉफिट था, वो किनकी पॉकेट में जाता था? ब्रिटिश कौम की। और इस तरह से हमारी कंट्री में 1854 के बाद नंबर ऑफ मिल्स वर सेटअप। फर्स्ट तो हमने इसलिए याद रखे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में बनी। बाय 1900, यानी कि 1854 से लेकर 1900, more than 84 mills were opened in different parts of country. तो फर्स्ट हमने इसलिए याद रखे कि हमें पता होना चाहिए कि 1854 के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। By 1900 they opened many mills in the different parts of the country. More than 84 mills were set up. अब है कि इन मिल्स में, ये जो कॉटन मिल्स थी या जो ये इंडस्ट्रीज थी, क्या सारा का सारा जो मनी थी वो ब्रिटिशर्स लगाते थे? क्या सारी मनी ब्रिटिशर्स लगाते होंगे? They expected some money and advance from the people of Indians. At that time, many Indians, they were the friends of Britishers. At that time, many Indians, they were the friends of Britishers. और इनमें सबसे नंबर 1 जो कम्युनिटी थी
ये कम्युनिटी थी पारसी, पारसी कम्युनिटी, गुजराती, पारसी कम्युनिटी के कुछ मेंबर जो थे दे वर वेरी रिच। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अपनी मनी जो है वो ब्रिटिशर्स को दी, उनके साथ हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे कई बार पार्टनरशिप में कुछ इंडस्ट्रीज लगाई, और जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे पारसीज और गुजराती जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज और मिल्स को सेटअप किए। देन अब ये तो मैंने आपको बताया अहमदाबाद में। एक और सिटी जो बहुत फेमस है गुजरात में, अहमदाबाद, जहां का कॉटन टेक्सटाइल सबसे फेमस है। अहमदाबाद में सबसे पहली मिल अहमदाबाद में कौन सी ईयर में बनी थी? 1861। बेटा अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बॉम्बे की मिल कब बनी सबसे पहले? 1854। अहमदाबाद की कब बनी? 1861। अहमदाबाद की फर्स्ट ब्रिटिशर्स की थी। 1861 फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद। देन इसके बाद कानपुर, ऐसी एक और मिल जो है वो कानपुर में बनी। कानपुर का बताना है कौन सा ईयर? ए ईयर लेटर। ईयर लेटर मतलब 1862। 1862। In 1862 another mill was set up in कानपुर। तो आपके पास 3 एरियाज आ गए। नंबर 1 1854 में बॉम्बे, 1861 अहमदाबाद, 1862 कानपुर। तो अपने आप सोचो कि ये एरियाज उस टाइम पीरियड में कितने ज्यादा फेमस होंगे जहाँ पे मिल्स और इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। और धीरे धीरे बहुत से इंडियंस जो थे वो इनको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया, लेबर जो है वो यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो था ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो मैनी लेबर्स दे वर गिवन लेस सैलरीज एंड वेजेस। उनको उतनी सैलरीज और इतने वेजेस नहीं मिलते थे जितने कि उनको मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज खुलने के बाद, मिल्स बनने के बाद भी हमारी कंट्री में लोगों को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। जितना उनसे काम करवाया जाता था, दे वर नॉट गेटिंग दीज काइंड ऑफ वेजेस, ठीक है। ब्रिटिशर्स, मैंने आपको अभी तक जितनी भी बताई है वो ब्रिटिश मिल्स ही बताई हैं। फिर हमारी इंडिया की जो कुछ इंडस्ट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब ये टाइम पीरियड जो है, आगे आ जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपको बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि हम आप आगे नेक्स्ट जो है वो ईयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 to 1918. First of all, remember the years. First World War. No. Yes. World War. World War क्या होती है? When many countries are involved. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, ये बेसिकली ग्रुप्स में हुई थी। ग्रुप्स का मतलब होता है कि एक तरफ एक ग्रुप था, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप था, और इन कंट्रीज के बीच में ब्रिटेन भी एक ग्रुप था। When Britain was busy in First World War, आप खुद सोचो कि जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी होगा तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन का सारा ध्यान जो है वो किसमें होगा? वॉर की तरफ। अच्छा, जब वॉर होती है तो वॉर में मेन इंडस्ट्रीज या लोगों को क्या चाहिए होता है? सोल्जर्स। उनको क्या चाहिए होगा? सोल्जर्स को क्या चाहिए? यूनिफॉर्म, शूज, वेपन्स और लेदर शूज, टेंट, हाँ, वॉर टाइप मटेरियल। जब हमारी कंट्री उस टाइम में ब्रिटेन के अंडर थी तो ब्रिटेन का सारा ध्यान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ था। तो ऐसे में हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, कॉटन टेक्सटाइल को नेग्लेक्ट कर दिया, और हमारी कंट्री में ब्रिटेन चाहता था कि लोग क्या प्रोड्यूस करें? वॉर रिलेटेड गुड्स। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी कंट्री में बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली एंड दे स्टार्टेड मेकिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल फॉर द ब्रिटेन गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर? तो ये दैट वाज द स्टोरी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। हमने स्टार्ट किया था गोल्डन स्पैरो कि भारत सोने की चिड़िया था, और उसके बाद एंड हमने किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस टाइम पीरियड में लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिली. दे स्टार्टेड मेकिंग वॉर रिलेटेड गुड्स. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉटन टेक्सटाइल. अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. फर्स्ट हमने कवर किया है कॉटन टेक्सटाइल. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. हाँ जी बेटा, आयरन एंड स्टील की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए ना, सेम जैसे हमने गोल्डन स्पैरो अपने इंडिया की बात की थी, ऐसे ही हमने एक छोटा सा एग्जांपल देना है, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. ये जैसे एक ऐसा एग्जांपल है जिस एग्जांपल को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि हमारी कंट्री का आयरन, हमारी कंट्री का बना हुआ आयरन वो कितना हार्ड था, और उस टाइम पर में रूलर्स जो थे वो किस तरह की स्वॉर्ड्स यूज करते थे. और आज भी ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये इंडिया में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, लंदन के म्यूजियम में. ठीक है, इनके नेम नोट करो, नेम नोट करो बेटा. द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड, और जिस मटेरियल से बेटा ये टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड बनी थी उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया, वुड्स स्टील. Now this is a story of those people who made these kind of weapons and these kind of material, but with the coming of Britishers, they were facing a different kind of loss. इनको क्या लॉस है, इनको किस तरह से लॉस फेस करना पड़ा जब हमारी कंट्री में, मैंने आपको ये बताया कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा फेमस थी, एंड जो स्टील था, जिस मटेरियल से वो बनी थी स्वॉर्ड, वो इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल था. बट लेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली द मेकर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ आइटम्स दे फेस ट्रबल. उनको लॉस हुआ. क्यों लॉस हुआ? विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स. विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स क्यों लॉस हुआ उनको? बिकॉज नाउ द डिमांड ऑफ ब्रिटेन आयरन एंड स्टील वाज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री. और धीरे धीरे हमारी कंट्री के जो स्वॉर्ड मेकर्स थे या हमारी कंट्री के जो आयरन मेकर्स, आयरन स्मेल्टर्स थे, उनको लॉस हुआ. हमारा चैप्टर क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वीवर्स. सेकंड क्या है आप? आयरन स्मेल्टर्स. स्मेल्टर्स कौन होते हैं? जो आयरन और जो रॉ आयरन होता है उसको स्मेल्ट करते हैं, उसमें अलग अलग तरह का मटेरियल ऐड करके उसके अलग अलग जो है वो मेटल्स बनाते हैं. आयरन स्मेल्टर्स को क्या लॉस हुआ ब्रिटिशर्स के आने से? दैट इज द सेकंड स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी क्या थी? लॉस ऑफ cotton textile and weavers. Second story is loss to iron smelters. अब सेकंड स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी से पहले हमने टीपू सुल्तान के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मैसूर. who was the ruler of Mysore? Hyder Ali was the father of टीपू सुल्तान. तो हैदर अली के डेथ के बाद कौन रूलर बने मैसूर के? टीपू. And Tipu Sultan died in which year? पता? 1799. ठीक है. एंड इनकी जो स्वॉर्ड है ना, ये लंदन के म्यूजियम में आज भी है. मतलब देखो, आपकी इंडिया का मटेरियल है और लंदन के म्यूजियम में इसको रखा गया है. यू कैन सी द हैंडल ऑफ दिस, एंड इसके ऊपर प्रॉपर कार्विंग की गई है गोल्ड से. एंड ये बेटा इतनी हैवी थी कि एटलीस्ट 3 और 4 पर्सन जो थे वो भी इसको उठा नहीं सकते थे. तो आप खुद सोचो कि टीपू सुल्तान तो इस तलवार से लड़ाई करते थे, एंड इसका शार्प एज इतना शार्प था कि जिसके ऊपर भी इसका वार होता था उसका प्रॉपर नेक जो है वो कट जाती. तो आज भी इसकी जो इसका फीचर है वो आज भी इसको रस नहीं लगा. मतलब खुद सोचो कि आज भी हमारी कंट्री का, इवन जैसे आपने पढ़ा ना मेहरौली का आयरन पिलर, आज भी उसको आयरन पिलर को रस नहीं लगा है. तो आप सोचो कि हमारी कंट्री का उस टाइम में मेटल वर्क कितना ज्यादा जो है वो रिफाइन है. ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का आर्ट था जो ब्रिटिशर्स के आने से खत्म हो गया. कैसे खत्म हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटेन की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उनको प्रमोट करना चाहते. तो ये कैसे हुआ वो हमने इसमें पढ़ना है. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी
इस स्वॉर्ड का मटेरियल क्या था? मटेरियल क्या था? वुड स्टील। किससे बनी थी ये? वुड्स, WOODZ, वुड। और इसका जो मेन फीचर क्या था? हाई कार्बन स्टील। वुड्स जो है, वुड्स का मतलब क्या है? इसमें कौन सा स्टील यूज किया गया था? हाई कार्बन। इसको बनाते कैसे थे? हाई कार्बन स्टील। आपने अब याद रखना है इसको बनाते कैसे थे। स्टील आयरन से, आयरन और से स्टील बनता है। तो स्टील बनाने का जो प्रोसेस था वो कैसे बनता था? तो बच्चे मैसूर जो है, हाँ जी एंजल स्टैंड अप, सिट एट द बैक। मैसूर जो है बेटा ये सदर्न इंडिया है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो नेम है, नाम जो दिया है वो ब्रिटिशर्स ने दिया है इसको, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम था, ओरिजिनल नेम आपने याद रखना है कि साउथ इंडिया की जो टर्म है इसका ओरिजिनल नेम वुड्स का मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने इसको वुड्स नाम दिया, लेकिन इंडियंस जो थे, साउथ इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने इसको क्या नेम दिया वो आपने इसको याद रखना है। तो वुड्स को कन्नड़ लैंग्वेज में क्या कहते हैं? राइट डाउन, कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में इसको बोलते हैं युक्कू। वुड स्टील, जो स्टील होती है इसको कन्नड़ लैंग्वेज में कहा जाता है युक्कू। MCQ क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चंस कैन कम। What is the meaning of woods in the Kannada language? That is युक्कू। तेलुगु में इसको क्या कहते हैं? हुक्कू। What is the meaning of woods in Telugu? That is called हुक्कू। What is the meaning of woods in Malayalam? और तमिल में इसको क्या बोलते हैं? उरुक्कू। तो अलग अलग नेम है, क्योंकि मैसूर जो है वो सदर्न इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वुड जो नेम है बेटा ये दिया है ब्रिटिशर्स ने नेम। स्टील जो थी हमारी कंट्री की स्टील, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नेम थे। 1 मार्क क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चंस कैन कम। वुड्स का वैसे मतलब क्या होता है? हाई कार्बन स्टील, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज की बात की जाए तो कन्नड़ में इसको बोलते हैं युक्कू, तेलुगु में बोलते हैं हुक्कू एंड मलयालम में बोलते हैं उरुक्कू। इन तीनों का मतलब क्या होता है? स्टील। हाँ जी, इन तीनों का मतलब है स्टील, यानी कि ये वर्ड जो है इनका मीनिंग क्या है? स्टील। ठीक है। अब ये बनाया कैसे जाता था? स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग का मतलब है जब आयरन और को स्मेल्ट करते हैं, आयरन को प्रॉपर लिक्विड पिघलाते हैं, स्मेल्ट किया जाता है, और स्टील बनाने के लिए उसको हमारी कंट्री में उस टाइम में चारकोल के साथ मिक्स करते थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग हियर? आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल टू मेक स्टील। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? आयरन वाज मिक्स्ड विद द चारकोल टू मेक स्टील। इस प्रोसेस को बोलते थे स्मेल्टिंग। और हमारी कंट्री में ये कौन करते थे? उनको क्या बोलते थे? आयरन स्मेल्टर्स। और इस मटेरियल से टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड जो है वो तैयार की गई थी। एंड जिस मटेरियल को आज तक भी रस्ट नहीं लगा है, कितनी फाइन क्वालिटी का ये स्टील होगा। और सिर्फ बेटा स्वॉर्ड ही नहीं, हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में इस आयरन स्मेल्टिंग के प्रोसेस को बहुत से, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया गया। एंड मैनी यूरोपियंस केम हियर, दे लिव्ड हियर एंड दे सर्वेड। उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया कि कैसे बनाया जाता है, एंड दे लर्न द आर्ट। उन्होंने इस आर्ट को सीखा कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपने एक साइंटिस्ट का नेम लिखना है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, आपको पता है माइकल फैराडे कौन थे? डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ही केम हियर। आप खुद सोचो कि हमें अपनी कंट्री में कितना प्राउड होना चाहिए कि साइंटिस्ट दे केम हियर, दे लिव्ड हियर फॉर 4 years। यहाँ पे 4 years के लिए रहे एंड दे स्टडी विद, 4 साल तक वो क्या स्टडी करते रहे? हाउ टू मेक वुड स्टील, कि वुड स्टील को कैसे बनाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट? माइकल फैराडे, who discovered electricity and electromagnetism. He lived here for how many years? 4 years. What was the theme of the study or research? How to convert steel from iron. ठीक है। अब हमने पढ़ना है टिपिकल आर्ट।
कि हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में जो आर्ट मेकर थे ना, जो ये स्मेल्टर्स थे, इनके पास कोई मशीन्स नहीं थी। ये काम कहाँ पे करते थे बेचारे? क्या इनके पास कोई मशीन्स थी? एट दैट टाइम मशीन्स वर नॉट इन इंडिया एंड दे स्मेल्टेड द आयरन ओर इन द फर्नेसेस। फर्नेसेस क्या होती हैं? बड़ी बड़ी जो आग की भट्टियां होती हैं, फर्नेसेस। फर्नेसेस का मतलब होता है जहां पे भट्टी, जहां पे प्रॉपर जो है वहां पे कोल की जरूरत होती है और उसको इतने टेम्परेचर पे जो है वो बर्न किया जाता है कि जिससे कि आयरन जो है, हार्ड आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। तो आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में उस समय मशीन्स नहीं थी, तो किस तरह से स्मेल्टर जो है वो फर्नेसेस में काम करते थे। तो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि फर्नेसेस का काम कैसे होता था। रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो, ठीक है? एक मिनट।